ओके जी, आवाज और स्क्रीन ऑल गुड। यस सर। Yes. शकील ओके यस सर। ठीक है जी, हमने यहाँ पे एंड किया था। अब स्टार्ट करते हैं हम अगला सेकंड जो हमारा इसका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो था वर्क एंड एनर्जी। हम एग्जांपल भी दी थी, एक बंजी जंपर है, वो अगर फॉल करती है, कोई भी बंजी जंपर फॉल करता है तो उसकी एनर्जी ये बंजी कॉर्ड क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। तो वर्क एंड एनर्जी इस मोशन को प्रिडिक्ट कर सकती है, यूज हो सकती है प्रिडिक्ट करने में मोशन को। खैर हम वर्क एंड एनर्जी को जरा डिटेल में देखते हैं। एफएससी में पढ़ा था, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, वही चीज़ें यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे इस टॉपिक को। तो ये रोलर कोस्टर है, ठीक है। ये जो जब लूप्स और टर्न्स आते हैं, इस पे जब कोस्ट करती है तो इसको एनर्जी चाहिए होती है टू डू इट सेफली। तो जो एक्यूरेट कैलकुलेशन है एनर्जी की, वो इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द साइज ऑफ कार जब वो इस ट्रैक के लॉन्ग मूव कर रही हो। तो ये एक और एग्जांपल है वर्क एंड एनर्जी में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एफएससी में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, वर्क ऑफ अ फोर्स, ठीक है। हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसको मैं वाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। वर्क ऑफ फोर्स क्या है, वर्क अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या है, फिर यूनिट्स और इसको भी डिस्कस करते हैं। खैर सबको बोर्ड नजर आ रहा है, वाइट बोर्ड Yes, नजर sir. आ रहा है? यस हाँ जी। अब सबसे पहले है जी वर्क ऑफ अ फोर्स। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल सा सिनेरियो हम ले लेते हैं। एक पार्टिकल है, it is subjected to a constant force, ठीक है। पार्टिकल जो है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है इस पार्टिकल पे। अगर ये पार्टिकल मूव करे अलोंग, ज़ाहिर है पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है, पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यूं ही मूव कर रहा होगा। ठीक हो गया। तो अब इस फोर्स की वजह से पार्टिकल जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया। मतलब ये पार्टिकल पहले यहाँ पे था, ये इस जगह पे, अब पार्टिकल कहीं इस जगह पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली ना पार्टिकल। और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की पार्टिकल ने, यहाँ से लेके यहाँ। लेट्स सपोज वो डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल ने वो कवर की वो कितनी है, एस। तो वर्क डन कितना होगा इस पार्टिकल पे। तो वर्क डन जो होगा ना, वर्क डन बाय द फोर्स एफ, ये जो फोर्स है, ठीक है, टू दिस पार्टिकल यू विल बी फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, समझ आती है ना। ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सिनेरियो। अब आते हैं हम जरा जनरल सिचुएशन की तरफ। अब फोर्स जो है ना, इट कुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, और पार्टिकल कर्वी लीनियर मोशन में भी मूव कर सकता है। उसमें तो कौन सा मोशन था, रेक्टिलिनियर था, स्ट्रेट मूव कर रहा था। अब फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकती है, और पार्टिकल जो है ना, इट कुड बी अंडरगोइंग कर्वी लीनियर मोशन। और अब लाजमी नहीं है कि जो डायरेक्शन है पार्टिकल की वो लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो। जैसे पिछले केस में यूं फोर्स लग रही थी, पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब जो
जरा दूसरा सिनेरियो है जो जनरल सिनेरियो है, उसमें क्या हो सकता है कि पार्टिकल यूं कोई कर्व पाथ में लेट्स सपोज मूव कर रहा है, इस जगह पे पार्टिकल की फोर्स क्या होगी, ये होगी, टेंजेंट ले लिया ना उसका, ठीक है। हम ये कहते हैं कि लेट्स से कि आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पार्टिकल एक नई पोजीशन पे चला गया, थोड़ी देर बाद पार्टिकल इस पोजीशन पे चला गया, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, पार्टिकल क्या चला गया, पहले इस पोजीशन पे था, अब यूं ही टाइम गुजरा पार्टिकल एक नई पोजीशन पे चला गया, ठीक है। यानी कि अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि पार्टिकल ने अब नई पोजीशन कवर कर ली है, ये पार्टिकल अब मूव कर गया उस जगह। अच्छा खैर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो चेंज इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल है वो पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है ना, पोजीशन वेक्टर क्या होगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है, डी आर के इक्वल है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल है, डी आर के इक्वल है, ठीक है। और ये जो कर्व है, कर्व का जो बेसिकली लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस कर्व या पाथ वो कितनी होगी, ये वाली, ये जो बात कर रहा हूँ ये वाली, वो कितनी है, डी एस, उसको मैं कहता हूँ डी एस। और ये भी चीज मैं पहले बता चुका हूँ, अगर टाइम जो है पीरियड वो सफिशिएंटली स्मॉल होगा, डेल्टा टी क्या करेगा, इट अप्रोचेस टू जीरो, और डी एस इक्वल टू डी आर हो जाएगा when delta t approaches to zero when time is sufficiently small। अच्छा, और इस ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो वर्क डन होगा ना बाय द फोर्स टू दिस पार्टिकल, वर्क डन बाय द फोर्स टू दिस पार्टिकल, वो क्या होगा, इट इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जी आर। तो प्रोजेक्शन है ना डी आर की डायरेक्शन में, क्योंकि अब फोर्स के यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनेंगे ना, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। लेट्स सपोज ये एंगल है थीटा, तो ये कंपोनेंट फोर्स का होगा एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट फोर्स का होगा एफ साइन थीटा। मुझे तो इस कंपोनेंट से गार्ज है, ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो वही मैंने बात की कि जो वर्क डन होगा बाय द फोर्स टू दिस पार्टिकल, वो क्या होगा, इट इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी आर। ये इस डी आर की डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है ना फोर्स का, उसकी डायरेक्शन, ये फोर्स तो इंक्लाइंड है और इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। तो वर्क डन किस कंपोनेंट की वजह से होगा, इस कंपोनेंट की वजह से होगा। तो अब जो इक्वेशन थी मेरी क्या थी, अगर मैं जनरली लिखूं, मैंने सिंपल केस में जो इक्वेशन लिखी थी वो यहाँ लिख देता हूँ, एफ एस लिखी थी ना। अब इस केस में मैं इसको कहता हूँ ये डी यू है, क्योंकि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। डी यू कब लिखता हूँ, जब डेल्टा टी इज सफिशिएंटली स्मॉल, ठीक है। डी यू फोर्स की जगह, क्योंकि फोर्स मेरी अब यहाँ पे एफ कॉस थीटा, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, कंसीडर होगा, डॉट साथ क्या आएगा, डी ऑफ एस, ये डी एस था, क्योंकि डी आर किसके इक्वल हो गया था, डी एस के, जब डेल्टा टी क्या कर रहा था, अप्रोचेस टू जीरो, डी आर इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, मेरी ये इक्वेशन बन गई। आवाज आ रही है, यस सर। मुझे ये बताओ, ये आंसर जीरो कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, ये वर्क डन कब जीरो होगा बाय द फोर्स टू दिस पार्टिकल, जब वर्क डन क्या होगा, जब थीटा किसके इक्वल होगा। एफएससी में चीजें पढ़ के आए हो यार। यस सर। क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी तब वर्क डन इज जीरो, कोई बता सकता है। 90 cos 90 होगा। डिग्री। ठीक हो गया, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा,
तो वर्क क्या होगा 0। लेकिन जब थीटा 0 से लेके 90 के बीच में होगा, 90 डिग्री नहीं, 89 डिग्री, 88 डिग्री, तब वर्क क्या होगा पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि आंसर आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन जब तीसरा केस क्या होगा, थर्ड केस क्या है जी, जब थीटा 90 से लेके 90 से ग्रेटर हो और इक्वल टू लेस देन 180 हो, तो वर्क क्या होगा नेगेटिव। ये 3 केस ठीक हो गया जी। वर्क कब 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। जब ये थीटा क्या होगा 90 डिग्री। खैर ये 3 केसेस। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन है अगर याद करो तो जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स था उसको ये इक्वेशन क्या कर रही है, एग्री कर रही है। तो इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसके है, फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर डी एस, क्योंकि डी आर के इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ एंड पोजीशन वेक्टर डी आर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, डॉट प्रोडक्ट अगर मैं इसका लिखूँ इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट एफ फोर्स डॉट डी इंटू आर, डी एस किसके इक्वल है डी आर। तो ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, U is equal to F dot D R। ठीक है, ये ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अब जनरल सिचुएशन को मैं डील कर रहा हूँ कर्वी लीनियर मोशन में। स्टार्ट में मैंने बताया बिल्कुल रेक्टिलिनियर मोशन, वर्क ऑफ अ फोर्स को मैं देख रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, ये है डी ऑफ एस। अच्छा, जब पार्टिकल मूव करेगा ना, लेट्स सपोज इस लोकेशन S1 से लोकेशन S2, हमारे केस में ये S1 है ये S2 है, ठीक है, ये वही S1 लोकेशन है ये S2, इधर मैंने साइड पे बना दिया, वहाँ पे वो ऑलरेडी डायग्राम में वो चीज़ें लिखी। लेट्स सपोज दो पोजीशन पार्टिकल ने कवर की, पार्टिकल मूव किया फ्रॉम लोकेशन S1 टू लोकेशन S2, तो टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स टू दिस पार्टिकल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितनी होगी। तो टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स F टू द पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोसेस कैसे लिखूंगा, U वर्क डन 1 2, यानी लोकेशन 1 से लोकेशन 2 तक, इंटीग्रेशन लिमिट क्या आएगी S1 से S2, क्योंकि पार्टिकल फ्रॉम लोकेशन 1 टू लोकेशन 2 मूव कर रहा है। वही चीज जो पीछे इक्वेशन निकाली थी, F cos ऑफ थीटा, फोर्स का कंपोनेंट, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट विच इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी आर, वो ये वाला था F cos डॉट डी ऑफ एस। इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। अब F cos थीटा क्या है, F cos जो थीटा है वो है, बाहर आ जाएगा S1 S2 D ऑफ S, ये इसके इक्वल होगा। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ये चीज, और इसको मैं फिर मजीद ओपन करूं तो ये क्या बन जाएगा, F cos थीटा लिमिट पुट करूं तो S2 माइनस S1, ठीक हो गया जी। इसमें मैंने क्या पुट कर दी, इसका ds है ना, इसका जब मैंने इंटीग्रेशन की S आया, S में लिमिट पुट की तो S2 माइनस S1। इस तरह वर्क की मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ और वर्क डन फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा, यही चीज मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ
डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में वही चीज, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिमिट क्या हो जाएगी, R1 से R2। ठीक हो गया। और F डॉट डी आर, पिछली इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैंने डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। अच्छा, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो दो वेक्टर का वो क्या होता है हमेशा, हाँ भाई कासिम, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज, बताओ भाई। बिलाल साहब आप बताओ, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या होता है हमेशा, वेक्टर होता है या स्केलर होता है? बिलाल अहमद। यस सर। हाँ भाई गुलाम मेहर अली। स्केलर होता है सर। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर। ठीक है, तो वर्क डन जो होगा बाय अ फोर्स विल ऑलवेज बी अ स्केलर, तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा, याद रखना, वर्क डन विल ऑलवेज बी अ स्केलर। के वर्क डन क्या है, डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर का। सो जो वर्क डन है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन पोजीशन। ऐसे ही हो रहा है ना, पोजीशन की लोकेशन चेंज हो रही है, तो वर्क डन विल ऑलवेज is always associated with process which involves change in position, and dot product दो वेक्टर्स का क्या होगा, is always a scalar। अब SI यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी, क्योंकि वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मीटर में। वर्क का यूनिट क्या होगा, SI यूनिट न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, जूल भी कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। चीज याद रखनी है, एसआई यूनिट जो है वर्क का वो जूल है, और जूल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। और वो कैसे आया ये बता दिया। अच्छा, यूएस कस्टमरी यूनिट क्या होगी वर्क की, यूएस कस्टमरी यूनिट है ना वर्क की, यानी एफपीएस यूनिट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये चीज याद रखनी है। क्या होता है, फोर्स क्रॉस डिस्टेंस, फोर्स क्या है पाउंड, और डिस्टेंस फुट में। लेकिन याद रखना कि हम इसको मसला नहीं है इस तरह भी लिखें, हम इसको हमेशा जब यूएस कस्टमरी यूनिट में लिखते हैं तो वर्क की यूनिट लिखते हैं फुट पाउंड, पाउंड फुट नहीं लिखते, क्योंकि पाउंड फुट जो यूनिट है ये मूवमेंट की यूनिट है। दोनों की यूनिट सेम है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए मूवमेंट और वर्क को, हम मूवमेंट को लिखते हैं, मूवमेंट की यूनिट लिखते हैं पाउंड फीट। ठीक है, मूवमेंट या टॉर्क, मूवमेंट या टॉर्क की यूनिट लिखते हैं पाउंड फीट, और वर्क को हम लिखते हैं फुट पाउंड। ठीक है, 1 फुट डॉट पाउंड, यानी फुट पाउंड, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन हम जरा डिफरेंशिएट करते हैं मूवमेंट या टॉर्क को वर्क से, तो वर्क को हम लिखते हैं फुट पाउंड, ना कि पाउंड फुट। पाउंड फुट यूनिट किसका है, मूवमेंट या टॉर्क का। ये चीज समझ आ गई है, बोलो। यस सर, यस सर। यस सर, समझ गए। ये चीज जरा ध्यान रखनी है इस चीज का। अच्छा, अब है वो था वर्क ऑफ अ फोर्स, अब है वर्क ऑफ अ वेट। बड़े
मजे के टॉपिक, एफएससी में भी यही चीजें पढ़ते रहे हो। लेट्स सपोज ये कोई आपके पास 3 डायमेंशन में बात करता हूँ, एक्स वाई जी। पार्टिकल जो है ना वो यूं करके कोई पाथ फॉलो कर रहा है। लेट्स सपोज यूं करके पार्टिकल कोई पाथ फॉलो कर रहा है। ये येलो लाइन जो लगाई मैंने, पार्टिकल की यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो किया s1। और इस पॉइंट पे पार्टिकल का जो वेट होगा वो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, वो w यहाँ पे एक्ट कर रहा है। फिर यही पार्टिकल कुछ टाइम बाद लेट्स सपोज डाउनवर्ड मूव किया, इस पॉइंट पे आ गया, उसकी मोशन यूं है, यूं करके इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो आया किस पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अब उसका s2। अब पोजीशन वेक्टर जो पीछे में मतलब ये चीजें कर के आया हूँ, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2, ठीक हो गया। और यहाँ पे वेट भी इसका क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड इस पॉइंट पे एक्ट करेगा w। यहाँ तक समझ आया भाई? बताया करो साथ साथ, बोलो। यस सर। हाँ, पार्टिकल जो है ना इस कर्वी लीनियर एक यस पाथ फॉलो कर रहा है, सर। ठीक है। पार्टिकल इज अंडरगोइंग अ कर्वी लीनियर मोशन, ये इस एस्टैब्लिश रेक्टेंगुलर सिस्टम में। तो इनिशियली क्या है, पार्टिकल किस पोजीशन पे है? इनिशियली जो पार्टिकल है वो इज पोजीशन s1, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1, ठीक हो गया। और कुछ टाइम बाद पार्टिकल जो है वो एक नई पोजीशन पे आ गया s2, ठीक है। और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2। अच्छा, जब पार्टिकल जो था, जब पार्टिकल, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब पार्टिकल इस पोजीशन पे था तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो उस वक्त क्या होगा y1, ठीक है। y कोऑर्डिनेट यानी वर्टिकली उसकी कितनी हाइट है, तो जो y कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का इस वक्त वो कितना होगा y1। और जब पार्टिकल पोजीशन s2 पे आया, इस वाली पोजीशन पे, इस वक्त इसका जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा, ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, इस वक्त जो इसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा y2, ठीक है। यानी वर्टिकली पार्टिकल पहले y1, वर्टिकल कोऑर्डिनेट उसका y1 था, अब उसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट क्या है y2, ठीक हो गया। अब इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और द वेट फोर्स, वेट फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैं कह रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन बाय दिस, क्योंकि मैं वेट बात कर रहा हूँ, वर्क डन बाय वेट, तो अब इसमें वर्टिकल पोजीशन इन्वॉल्व होगी। कौन सी पोजीशन इन्वॉल्व होगी? वर्टिकल पोजीशन इन्वॉल्व होगी। तो जो वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट फोर्स है एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है जो s1 से s2 पे गया, वो कितना होगा, u पोजीशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, इज इक्वल टू वेट, वेट के साथ में क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा, क्योंकि वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर वेट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होती, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड है मेरा इस ओरिजिन से, और पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड है, तो क्योंकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो वेट के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव डब्ल्यू। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वेट इज आल्सो अ फोर्स। तो इस केस में मेरी फोर्स क्या है, वेट है, और नेगेटिव साइन इसलिए लगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इनटू जो वर्टिकल पोजीशन है इस पार्टिकल की, चेंज इन वर्टिकल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वो कितनी है, y2 माइनस y1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। ये क्या है, इस केस में वर्क डन क्या होगा, वर्क ऑफ अ वेट, इस केस में वर्क डन होगा माइनस w यानी वेट फोर्स इनटू चेंज इन वर्टिकल लोकेशन ऑफ पार्टिकल।
ये दोबारा बता देता हूँ कि जो W है ये नेगेटिव वाई एक्सिस में, इसकी डायरेक्शन, इस वजह से इसके साथ क्या है, नेगेटिव आया है। ठीक हो गया। अगर आप एजम्पशन ये करते, एज्यूम ये करते कि आपका ये वाला एक्सिस नेगेटिव आया और डाउनवर्ड एक्सिस पॉजिटिव आया, तब वेट के साथ पॉजिटिव आता, लेकिन आपके एजम्पशन के मुताबिक वेट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इज इन नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा, तो ये मेरा क्या है, चेंज इन वर्टिकल लोकेशन ऑफ पार्टिकल। अब इस चेंज इन वर्टिकल लोकेशन को मैं लिख सकता हूँ u12 सिंप्लीफाइड फॉर्म में माइनस डब्ल्यू इंटू डेल्टा वाई, इसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा वाई। तो ये मेरी वेट ऑफ वर्क ऑफ वेट की इक्वेशन है। अब इसमें 3 सिनेरियो हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक ये है कि जब पार्टिकल मूव करे डाउनवर्ड, ये ट्रेजेक्ट्री बन रही है ना येलो कलर की जो लाइन है, अगर पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो मुझे ये बताओ, जब पार्टिकल ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो y2 क्या होगा, y2 इज स्मॉलर देन y1। जब पार्टिकल ये जो केस अभी यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ ये वही केस है, केस नंबर 1 स्टेट 1, पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड। पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल यूं नीचे की तरफ आ रहा है। इस केस में ये जो होगा y2 क्या होगा, y2 स्मॉलर होगा, वर्टिकल जो उसकी पोजीशन है वो स्मॉलर होगी ना y1 से, y1 जरा हाइट पे। जब y2 स्मॉलर होगा तो ये वाला जो सारा फैक्टर है, जब y2 की वैल्यू यहाँ कम होगी, यानी y2 स्मॉलर है 2 है लेट्स सपोज, और y1 ग्रेटर है यानी -4 है, तो 2 - 4 आंसर क्या आया, -2। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव। तो जब भी, तो ये आंसर ये, क्योंकि वेट के साथ ऑलरेडी माइनस था, इसके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो मेरा केस नंबर 1 है कि जब पार्टिकल मूव करे डाउनवर्ड, व्हेन पार्टिकल मूव डाउनवर्ड, ठीक है, तो y2 विल बी स्मॉलर देन y1। तो इस केस में ये जो फैक्टर है इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि y2 जब स्मॉलर होगा आंसर नेगेटिव आएगा। तो इस केस में मेरा जो वर्क होगा, इस केस में वर्क जो होगा, वर्क डन बाय वेट, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज याद रखनी है। ये चीज समझ आई है, ये चीज समझ आई है। यस सर। हाँ, अब वैसे भी लॉजिकल यस देखो ना, सर। पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये किसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वेट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। ठीक हो गया कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है डाउनवर्ड, इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेट फोर्स, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है माइनस है, तो ऑब्वियसली इसके साथ भी माइनस आना है, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जब पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा तो वेट की डायरेक्शन में मूव करेगा, जब वेट के डायरेक्शन में है तो वेट के साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। लॉजिकली अगर मैं रिवर्स बात करूँ, अगर पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा तो वेट के अगेंस्ट मूव कर रहा है ना, वेट डाउनवर्ड है, पार्टिकल अप मूव कर रहा है तो वेट के अगेंस्ट मतलब अपवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा उस केस में। तो वर्क डन जो है उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जब पार्टिकल मूव करेगा अपवर्ड, और वैसे भी जब पार्टिकल मूव करे अपवर्ड, तो जब अपवर्ड मूव करेगा तो ये वाला पॉइंट जो S2 यहाँ पे मैंने बनाया है, वो S2 कहीं यहाँ पे बनेगा, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे बनेगा। अब मेरा जो S2 यानी ये जो Y2 है ये ग्रेटर हो गया। अब मेरा Y2 ग्रेटर हो गया, तो Y2 यानी ग्रेटर है, यानी 5 है, लेट्स सपोज ये 3 है, 5 - 3 2। अब मेरा आंसर ये क्या आएगा, पॉजिटिव। अब मेरा जो डेल्टा वाई है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आंसर क्या आ गया, टोटल नेगेटिव। अब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय वेट विल बी नेगेटिव if particle move
अप, ठीक है। उस केस में आपका जो है y2 जो है वो विल बिकम लार्जर देन y1। तो जो डेल्टा y है वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव, देयरफॉर जो वर्क डन बाय वेट है इट विल बी नेगेटिव। वही बात कि पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, यानी कि इट इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेट फोर्स, इसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो ये जब डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो वेट फोर्स है वो इज डूइंग नेगेटिव वर्क। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। इससे रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ जी, कासिम है, कासिम है भाई, मुदस्सिर खान, कोई मसला परेशानी? नो सर, अभी तक नहीं। फरहान अली कोई मसला? नो सर। सोया हुआ है? यस नो हमाद सर, शाह? नो सर। अच्छा चलो, ओके गुड। नो तो सर। ये चीजें मैंने अभी, ये देखो, ये मैं स्लाइड से बस थोड़ा सा दिखा के एंड कर रहा हूँ लेक्चर। ये जो चीजें मैंने यस बताई, यही चीज मैंने बताई वर्क ऑफ अ फोर्स स्टार्ट में बताया, वही चीजें जो मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा चुका हूँ। ये वर्क अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, ये इक्वेशन ये बता चुका हूँ। यूनिट्स जूल है वर्क की, फुट पाउंड, ठीक है। फुट पाउंड लिखनी है, हमेशा याद रखना है, पाउंड फुट नहीं लिखनी, फुट पाउंड लिखनी है, क्योंकि पाउंड फुट किसकी यूनिट है, फुट पाउंड वो मूवमेंट की यूनिट है, जरा इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो जूल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ, वही मैंने बताया ना, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, यानी वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन फॉर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह एफपीएस में वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 पाउंड फॉर 1 फुट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो। ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है जी, ये भी मैं बता चुका हूँ कर्वीलिनियर मोशन में समझा के, फ्रॉम पॉइंट S1 to S2। ये वर्क ऑफ वेट, ये चीज मैंने बताई अभी, ठीक है। और वर्क ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ तक हमारा होता है जी लेक्चर आज का एंड। कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। कल हम इस वर्क एंड एनर्जी वाले टॉपिक को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन है, अभी मैं दोबारा आपको टाइम दे रहा हूँ, पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज़ सर।